नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त हरिद्वार से आ रही, जहां पर हरिद्वार दौरे पर रहेंगे आज सीएम धामी। कई आवासों का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री। पीएम आवास योजना के तहत आवास बनाए जाएंगे, तो शिलान्यास का कार्यक्रम है कई आवासों का आज। बड़ी खबर, क्योंकि पीएम आवास योजना के तहत जो आवास है वो बनाए जाने हैं, जिनका शिलान्यास आज किया जाना है। तो हरिद्वार का ये दौरा है सीएम धामी का, जहां पर आज पीएम आवास योजना के तहत जो आवास बनाए जाएंगे उनका शिलान्यास किया जाएगा। तो हर तबके के पास घर हो और ये जो योजना सरकार की है वो हर तबके तक पहुँचे, ज़रूरतमंदों तक पहुँचे। और इसीलिए आज पीएम आवास योजना के तहत हरिद्वार दौरे पर सीएम धामी, जहां पर शिलान्यास होगा कई आवासों का। और ये आवास आपको बता दें पीएम आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे, जिनका शिलान्यास आज किया जाना है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू हुई हैं। बजट सत्र से पहले 12 या 13 जून को शपथ ले सकते हैं सीएम धामी। विधायक पद की शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चंपावत उपचुनाव में 55,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की और ये उपचुनाव में सबसे बड़ी जीत है। और इसीलिए अब शपथ ग्रहण होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, क्योंकि खटीमा से चुनाव हार गए थे। चंपावत में उन्होंने चुनाव लड़ा, भारी मतों से चुनाव जीते। 55,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव चंपावत में सीएम धामी जीते। और अब बताया जा रहा है कि जल्द ही शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। विधायक पद की शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो चंपावत उपचुनाव में जीत के बाद पूरी तरह से उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी। पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री विधायक पद की शपथ लेंगे। बजट सत्र से पहले 12 या 13 जून को शपथ ले सकते हैं, क्योंकि शपथ ग्रहण का ये समारोह है 12 या 13 जून को बताया जा रहा है, जिसमें शपथ ग्रहण किया जाएगा। तो उपचुनाव जो चंपावत में हुआ उसमें जबरदस्त जीत हासिल की सीएम धामी ने। चंपावत की जनता ने उन्हें भारी मतों से जिताया। 55,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की और अब शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसकी तैयारियां अब शुरू कर दी गई हैं। बजट सत्र से पहले बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण का जो कार्यक्रम है बजट सत्र से पहले 12 या 13 जून को शपथ ले सकते हैं सीएम धामी। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और विधायक पद की शपथ लेंगे सीएम धामी, क्योंकि चंपावत में उपचुनाव हुआ उसमें उन्होंने जीत हासिल की। अभय हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। अभय, सबसे पहले तो हम मुख्यमंत्री के हरिद्वार दौरे की बात कर लेते हैं। आज हरिद्वार में उनको पहुंचना है। पीएम आवास योजना के तहत जो आवास बनने हैं उनका शिलान्यास का कार्यक्रम है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। फिर उसके बाद चंपावत में उपचुनाव जो हुए उसके बाद जबरदस्त जो जीत हासिल की मुख्यमंत्री ने, कब शपथ लेंगे, कब का ये कार्यक्रम है, उस पर हम आगे चर्चा करें। लेकिन उससे पहले हरिद्वार के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा जानकारी दें। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में जो कह सकते हैं कि ESW के अंतर्गत जो आवास यहाँ पर बनने हैं जी, उन आवासों का आज ये कह सकते हैं कुछ कार्यक्रम के माध्यम से उसका शुभारंभ यहाँ पर करेंगे। लोगों को ये आवास यहाँ पर दिए जाएंगे। ये वो आवास है जो कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है कि गरीबों को उनकी छत यहाँ पर देने का काम किया जाएगा। और उसके लिए बाकायदा एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2024 से पहले सभी, यानी जितने गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उन सभी लोगों को आवास यहाँ पर मुहैया कराई
बनाए जाएंगे। तो उस बाबत ये काम यहाँ पर उत्तराखंड में भी लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। कोशिश यही की जा रही है कि जो यहाँ पर ESW के अंतर्गत जो लोग उस श्रेणी में जो आते हैं उनको आवासीय उपलब्ध कर आवास देने का काम यहाँ पर सरकार की तरफ से किया जाएगा और लगातार यही कोशिश यहाँ पर सरकार की रही है। आज उसके तहत यहाँ पर कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसका यहाँ पर हस्तांतरण करेंगे। यानी जो बनाए गए हैं सरकार की तरफ से ESW के लिए जो आवास यहाँ पर बनाए गए उसका यहाँ पर हस्तांतरण किया जाएगा। यानी उन लोग जो लाभार्थी हैं उन लोगों को आवास देने का काम वहाँ पर किया जाएगा। जिला प्रशासन अभी इन सब चीज़ों का अधिग्रहण यहाँ पर करेगा और उसके बाद जो लाभार्थी जो लोग होंगे उनके जो फॉर्म होंगे वो प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनको वहाँ पर बसाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो कह सकते हैं कि राज्य में एक महत्वाकांक्षी योजना इस समय प्रवान चल रही है और सरकार की कोशिश है कि आगामी 2 से 3 साल के भीतर सभी जो गरीबी रेखा से जो नीचे के जो लोग हैं उन लोगों को 22,000 से ज़्यादा ये कह सकते हैं कि ऐसे आवास यहाँ पर देने का काम सरकार की तरफ से किया जाएगा और उसके लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया। तो उसी तरह कार्यक्रम यहाँ पर है और ये कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और समाज का विकास कैसे हो सके उस दिशा में एक कल्याणकारी कदम कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। और शपथ ग्रहण को लेकर जो चंपावत में उपचुनाव हुआ, जबरदस्त जीत हासिल की, अब आगे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, क्या कुछ तैयारियां इसके लिए की जा रही हैं? और कहा यह जा रहा है कि अब भाई बजट सत्र से पहले 12 या 13 जून को शपथ ले सकते हैं सीएम धामी। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो चंपावत उपचुनाव में जो बड़ी जीत हासिल करी है, 55,000 से ज़्यादा मतों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव में यहाँ पर जीते हैं। तो ऐसे में अब उनकी विधायकी की शपथ यहाँ पर होनी है। 14 जून से उत्तराखंड सरकार का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी विधायकी की शपथ ग्रहण यहाँ पर करेंगे। उस शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियाँ विधानसभा में यहाँ पर शुरू हो चुकी है। पार्टी में बड़ा उत्साह यहाँ पर देखने को मिला। विधानसभा जो प्रशासन है वो इस शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में यहाँ पर जुटा हुआ है। सूत्रों की अगर माने तो 12 या 13 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने विधायकी की शपथ यहाँ पर लेंगे। उस दौरान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता वहाँ पर मौजूद रहेंगे, पार्टी के विधायक वहाँ पर मौजूद रहेंगे और ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी तक एक सरकार के मुखिया तो थे लेकिन विधायक वो नहीं बन पाए थे, क्योंकि फरवरी 2022 में जो चुनाव यहाँ पर हुए थे 10 मार्च को, जिसका परिणाम यहाँ पर निकला था, तो खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पराजय का सामना करना पड़ा था। लेकिन उसके बाद हाईकमान ने उन्हें प्रदेश के मुखिया की जिम्मेदारी यहाँ पर दी थी और उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ यहाँ पर ली थी। पूरा सरकार वो चला रहे थे लेकिन खुद स्वयं वो विधायक नहीं बन पाए थे। तो चंपावत उपचुनाव में और उन्होंने विधायक बनने का काम यहाँ पर किया है। पार्टी के जो विधायक थे कैलाश खेतोड़ी, उन्होंने उनके लिए मुख्यमंत्री के लिए सीट चंपावत की सीट छोड़ी थी और मुख्यमंत्री का चंपावत से उपचुनाव वहाँ पर हुआ। चंपावत से चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बड़ी जीत यहाँ पर मिली थी और अब वो विधिवत रूप से विधानसभा के सदस्य यहाँ पर बन गया। शपथ ग्रहण की तैयारियां बड़े जोर शोर से वहाँ पर चल रही है। शपथ ग्रहण लेते ही ये कह सकते हैं कि आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा के सदस्य यहाँ पर हो जाएंगे और एक सरकार का अंग बन जाएंगे। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ हमने देखा कि बीजेपी दरअसल पहले से ही तैयारियों में लग जाती है और 2024 की अभी से तैयारियां वहां पर शुरू कर दी गई थी। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि जो कार्यसमिति की बैठक हल्द्वानी में हुई उसमें किस तरह से गंभीरता दिखी और किस तरह से अलग अलग लोगों को जिम्मेदारियां दी गई कि अब जो लक्ष्य है 2022 तो फतेह हो गया है, अब सीधे सीधे जो लक्ष्य है 2024 है। तो इसको लेकर कितनी गंभीरता और किस तरह से काम उत्तराखंड में धामी सरकार के नेतृत्व में इस वक्त चल रहा है और क्या कुछ रणनीति आपको 2024 की नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी की? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि बीजेपी एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव का लक्ष्य लेकर हमेशा चलती है। बीजेपी का जो संगठन है वो हमेशा क्रियाशील यहाँ पर रहता है। तो बीजेपी की यही वो ताकत है जो अन्य दलों की तुलना में बीजेपी को एक कदम आगे बढ़ाने का उत्साह देती है और एक कदम आगे रहते हुए चलती रहती है। बीजेपी की जो प्रदेश कार्य समिति हल्द्वानी में हुई 2 दिवसीय कार्य समिति थी और इस कार्य समिति का जो प्रमुख उद्देश्य था वो यही था कि जो पिछले संगठन के जो काम थे उनकी समीक्षा वहाँ पर की गई और आगामी लक्ष्य निर्धारित यहाँ पर किए गए। आगामी लक्ष्यों में आप कह सकते हैं कि निकाय चुनाव से लेकर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसका रोड मैप बनाने का काम बीजेपी की इस प्रदेश कार्य समिति में यहाँ पर किया गया है। नेताओं की जिम्मेदारी क्या कुछ रहेगी उसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत हुई है, मंथन हुआ है और सभी को उनकी जिम्मेदारियाँ दी गई है। संगठनात्मक रूप से अब 2024 के लिए पार्टी अपने कार्यक्रम यहाँ पर संचालित करेगी। उसमें कार्यक्रमों में जो बूथ लेवल जो होगा उस बूथ स्तर को कैसे मजबूत किया जा सकता है, बूथ स्तर का जो संगठन होगा
होगा उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है, पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी किस प्रकार से आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रहने वाली है, सब शक्ति केंद्र जो पार्टी के होते हैं उसमें किस प्रकार से कामकाज वहाँ पर होगा, कैसे केंद्र सरकार की जो राज्य सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं कैसे जनता के बीच पहुँचाई जा सकती है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत यहाँ पर हुई है, रोड मैप तैयार हुआ। और ये कह सकते हैं कि 2024 के लिए बीजेपी अब अपनी कमर कस चुकी है, जबकि अन्य दलों की अगर हम बात करते हैं तो अन्य दल अभी भी इसी अपनी समीक्षाओं में ही जुटे हैं कि जो 2022 में जो लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो हार मिली थी उनकी समीक्षाएं करने में जुटे हुए हैं कि उसके कारण क्या रहे, कौन जिम्मेदार है, किस प्रकार से पार्टी को इससे उभरना, तो अभी वो उसमें लगे। लेकिन बीजेपी ने अपने आगामी लक्ष्य निर्धारित यहाँ पर कर दिए और उस लक्ष्य के अनुरूप चलना शुरू कर दिया है। तो ये बीजेपी की बड़ी खासियत कही जा सकती है और यही वो खासियत है जो पार्टी के संगठन को दूसरे दलों से भिन्न करता है और इसीलिए बीजेपी लगातार बड़े चुनाव हो या छोटे चुनाव हो बड़ी जीत हासिल करती है। बिल्कुल, और ये बीजेपी का जो संगठन है वो छोटे और बड़े चुनाव नहीं देखता, पूरे चुनाव में पूरी तरह से जान लगा दी जाती है। कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री तक पूरी तरह से उस चुनाव को जीतने में लग जाते हैं। तो यही एक फर्क है बाकी पार्टियों की अपेक्षा बीजेपी में। आप बने रहेगा हमारे साथ भाई, आगे भी आपसे हम कुछ और खबरों पर अपडेट लेंगे, लेकिन एक खबर और आपको बता देते हैं। खबर देहरादून से, जहां पर अपर सचिव रामविलास यादव के सभी आवास पर विजिलेंस का छापा पड़ा है। लखनऊ, गाजीपुर और देहरादून समेत 60 ठिकाने जहां पर छापा मारा गया है। सभी आवासों पर विजिलेंस टीम ने एक साथ छापेमारी की है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर विजिलेंस टीम छापेमारी कर रही है। अपर सचिव पर दर्ज है आय से अधिक संपत्ति का ये मामला। लंबे समय से छुट्टी पर चल रहे हैं आईएएस रामविलास यादव। तो सभी आवास जहां पर ये छापेमारी चल रही है, जहां पर देहरादून भी शामिल बताया जा रहा है। अभय लगातार हमारे साथ बने हुए। अभय, क्या कुछ इस छापेमारी को लेकर जानकारी? रामविलास यादव के कई ठिकाने जहां पर बताया जा रहा है कि छापेमारी हुई है, देहरादून में भी छापेमारी हुई है, इसको लेकर क्या अपडेट? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है कि मैं स्वयं उस स्थान पर इस समय मौजूद हूँ जो राजपुर रोड पर जो ऑफिसर्स कॉलोनी है, जहाँ पर आईएएस के जो आवास है वो यहाँ पर, और मेरे पीछे जो आवास आप देख सकते हैं A6 यानी ऑफिसर्स कॉलोनी का जो A6 आवास है, ये डॉक्टर रामविलास यादव का आवास है जो उत्तराखंड शासन में सचिव के पद पर कार्यरत है। इन्हीं के खिलाफ विजिलेंस जांच यहाँ पर चल रही है। विजिलेंस की टीम इस समय अंदर मौजूद है। वो पूरी कह सकते हैं कि सुबह लगभग 9 बजे के करीब यहाँ पर विजिलेंस की टीम पहुँच गई थी। तब से अंदर लगातार छापेमारी अंदर चल रही है। दस्तावेज जुटाने का काम वहाँ पर किया जा रहा है कि जो आय से अधिक संपत्ति का मामला उनके ऊपर दर्ज यहाँ पर हुआ, उस पर विजिलेंस लगातार अपनी जाँच कर रही थी और उसके जो साक्ष्यों को जुटाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अभी तक ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर जो विजिलेंस की टीम की जो जांच थी या जो एक हाई पावर कमेटी का गठन जो यहाँ पर किया गया था, जिसमें उनसे आईएएस का पक्ष रखने के लिए कहा गया था, रामविलास यादव से पूछा गया था कि वो अपना पक्ष यहाँ पर रख सकते हैं, उस कमेटी के सामने भी कह सकते हैं कि सचिव के द्वारा आया नहीं गया था। उनकी तरफ से कमेटी को गुमराह करने का काम किया गया था। और एक जो सूत्र बता रहे हैं वो यही है कि देहरादून सहित लखनऊ, गाजीपुर, इन सभी जगहों पर 7 ऐसे ठिकानों पर अभी इस समय विजिलेंस की जांच यहाँ पर कर रही है। उत्तराखंड विजिलेंस की टीम यहाँ पर मौजूद है और उन सभी ठिकानों पर अपनी जांच यहाँ पर कर रही है और पूरे तथ्य जुटाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। 19 अप्रैल को मामला दर्ज यहाँ पर हो चुका था और ये कह सकते हैं कि तब से लेकर अब तक पूरी विजिलेंस की टीम की जो जांचें हैं वो परत दर परत उन सभी मामलों का खुलासा करने में जुटी हुई है। तो ये कोशिश की जा सकती है कि जैसे ही विजिलेंस की जाँच होगी तो कुछ तथ्य सामने जरूर आ पाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी ये कह सकते हैं कि विजिलेंस की टीम अंदर मौजूद है और उन सभी साक्ष्यों को जुटाने का काम वहाँ पर करिए। जो इस समय आवास में जो लोग मौजूद हैं उन सभी लोगों से पूछताछ वहाँ पर की जा रही है, उनसे बातचीत की जाएगी और उसके बाद अपना निष्कर्ष यहाँ पर विजिलेंस टीम निकाला जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जो सचिव हैं डॉक्टर रामविलास यादव, उनके खिलाफ लगातार यहाँ पर मामले आ रहे थे। जो आय से अधिक का जो मामला था बड़ा। आप अभय नजर बनाए रखेगा इस खबर पर, आगे हम आपसे और जुड़ेंगे, कुछ और खबरों पर अपडेट लेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही, जहां पर राज्य में इस बार पेश होगा 63,000 करोड़ का बजट। जी हां, 63,000 करोड़ का बजट पेश होगा। ये बड़ा और भारी भरकम बजट है। धामी कैबिनेट ने 23 प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। विधानसभा बजट सत्र के प्रस्ताव पर मोहर लगी है। सिंचाई विभाग सेवा नियमावली को मंजूरी मिलेगी। छात्रों को आरटी के तहत मिलने वाले अनुदान में बढ़ोतरी, जिसमें आपको बता दें कि 1300 से बढ़ाकर 1600 किया गया है अनुदान राशि को। तो 13 प्रस्तावों पर मोहर भी लगी है और साथ ही साथ आपको बता दें कि 63,000 करोड़ का बजट
राज्य में इस बार पेश होगा। अभय लगातार हमारे साथ बने हुए। अभय, क्या कुछ और ज्यादा जानकारी इस बजट को लेकर, क्योंकि 63,000 करोड़ का एक भारी भरकम बड़ा बजट है। जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि अब तक की सरकारों के में सबसे ज़्यादा बजट इस समय धामी सरकार यहाँ पर पेश करने जा रही है। 63,000 करोड़ का बजट धामी सरकार इस 14 जून से होने वाले बजट सत्र में अपना पेश यहाँ पर करेगी। राज्य में किस प्रकार से विकास किया जा सकता है, कैसे स्वरोजगार के साधन यहाँ पर अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं, युवाओं को कैसे लाभ यहाँ पर दिया जा सकता है। खासतौर पर जो दूरस्थ जो क्षेत्र है, राज्य के जो पहाड़ी जनपदों के जो दूरस्थ जो क्षेत्र, वहाँ पर कैसे औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की जा सकती है, वहाँ पर कैसे रोजगार के अवसर सृजन किए जा सकते हैं, उन सब चीज़ों को लेकर ये बजट यहाँ पर समर्पित होगा। सरकार ने इस बजट को रोजगार और विकास परक वाले बजट यहाँ पर करार दिया है, ताकि राज्य में विकास के जो रफ्तार है वो रफ्तार तेज यहाँ पर हो सके, रोजगार के अवसर और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर उत्पन्न हो सके, युवाओं को उन रोजगार के अवसरों का लाभ यहाँ पर मिल सके, उसको लेकर सरकार यहाँ पर काम करेगी। तो 14 जून से 20 जून तक सरकार का बजट सत्र यहाँ पर चलेगा और इस बजट सत्र में सरकार की कोशिश यही रहेगी कि जो जनहित से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं, जनहित से जुड़े हुए जो विधायकों के जो प्रश्न उन प्रश्नों का समाधान यहाँ पर निकाला जा सके, उनका हल यहाँ पर निकाला जा सके और एक ऐसी खुली तो ये कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण चर्चा यहाँ पर हो सके, ताकि सरकार को बेहतर सुझाव यहाँ पर मिल सके और जो विकास के रास्ते हैं वो आने वाले दिनों में उन विकास के रास्तों पर सरकार आगे बढ़ सके, जनता को राहत मिल सके। तो कह सकते हैं कि धामी सरकार लगातार उन सब चीज़ों की दिशा में यहाँ पर काम कर रही है, ताकि उत्तराखंड एक अग्रणी राज्य की श्रेणी में से यहाँ पर शुमार हो सके। तो ये कह सकते हैं कि अब कैबिनेट अपनी मोहर यहाँ पर लगा दी। अब 14 जून से सरकार का बजट सत्र शुरू होगा, पहले दिन ही सरकार सदन के पटल पर अपना बजट पेश करेगी। जी बने रहेगा अभय, आगे लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक खबर आपको बता देते हैं। आज हरिद्वार में विश्व हिंदू परिषद की बैठक होगी। वीएचपी की बैठक में 300 से ज्यादा साधु संत शामिल होंगे, जो खबर आ रही है। बैठक में शामिल होने से देश भर के साधु संत जो हैं हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर बैठक में मंथन होगा। हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर विवाद पर भी चर्चा होगी। कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग पर भी चर्चा की जाएगी। तो आज ये एक बैठक है वीएचपी की, जहां पर साधु संत जो हैं वो हरिद्वार पहुंचे हुए हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए। और ख़ास तौर पर इस बैठक का एजेंडा जो बताया जा रहा है, इन दिनों जो मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है उसको लेकर बैठक में मंथन होगा। हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर को लेकर पिछले कुछ दिनों जो लगातार विवाद हुआ था उसको लेकर भी बताया जा रहा है कि चर्चा होगी, और कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग को लेकर भी चर्चा इसमें हो सकती है। अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, ये थोड़ा और विस्तार से बताइए कि क्या कुछ एजेंडा इस बैठक का। वीएचपी की एक बैठक है, साधु संत भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, और कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहेंगे और क्या कुछ एजेंडा इस बैठक का। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो देश भर में जिस प्रकार से इस समय सांप्रदायिक माहौल को लेकर बातचीत यहाँ पर हो रही है, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ ना सके, सरकार लगातार कोशिशें यही कर रही है, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो लगातार कोशिशें कर रही है कि किसी भी प्रकार से जो सांप्रदायिकता का जो माहौल है वो बिगड़ ना पाए, लोग शांति प्रिय रह सके, उन सब दिशाओं में काम यहाँ पर हो रहा है। और आज हरिद्वार में कह सकते हैं कि विश्व हिंदू परिषद की एक बड़ी बैठक यहाँ पर होगी, जिस पर पूरा चिंतन यहाँ पर होगा। विश्व हिंदू परिषद के जो वरिष्ठ साधु संत हैं वो यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो इस समय जो बातचीत यहाँ पर होगी वो उसमें सबसे बड़ा एजेंडा यही रहेगा कि किस प्रकार से जो सनातनी धर्म है उसकी रक्षा यहाँ पर की जा सकती है। ये कह सकते हैं कि कई पाबंदियाँ इस बैठक को लेकर शासन की तरफ से लगाई गई है, यानी किसी भी प्रकार से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ ना सके, कोई ऐसी हेट स्पीच या कोई ऐसा भाषणबाजी वहां पर ना हो जिससे माहौल बिगड़ने की कोई संभावना हो। तो उन सब चीज़ों को लेकर पहले से ही दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। सभी नेताओं से बातचीत भी यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा की गई है। और अब देखना यही होगा कि जब आज दोपहर बाद ये बैठक यहाँ पर शुरू होगी विश्व हिंदू परिषद की, तो क्या कुछ उस बैठक का मैं नेताओं का जो विश्व हिंदू परिषद के जो वरिष्ठ साधु संत हैं उनकी तरफ से निष्कर्ष दिया जाता है कि इस तरह से वो अपने भाषण वहाँ पर करते हैं। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से इस समय देश भर में जो माहौल बना हुआ, उसके बीच में इस बैठक का होना अपने आप में कह सकता है कि थोड़ा बहुत सरकारों को आशंकित करता है कि कहीं जो माहौल है, जो सांप्रदायिक माहौल है, वो और बिगड़ ना पाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम खबरों पर आपने अपडेट दिया, हमारे साथ जुड़े, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। देहरादून आईएमए में पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। आज देश की सेना को 288 नए जाबाज योद्धा मिले। सबसे ज्यादा 50 जेंटलमैन कैडेट यूपी के पास आउट हुए हैं। दूसरे नंबर पर उत्तराखंड के 33 जेंटलमैन कैडेट पास आउट हुए हैं। पासिंग आउट परेड में मित्र राष्ट्रों को 82 कैडेट मिले। मुख्य अतिथि के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर ने शिरकत की है।
जनरल अमरदीप सिंह भिंडर ने परेड की सलामी ली। ये तस्वीरें उसी वक्त की देखिए आप। आज जब ये कार्यक्रम वहाँ पर संपन्न हुआ देहरादून में आईएमए में, जो कि 50 जेंटलमैन कैडेट जो हैं यूपी के पास आउट हुए, 33 जेंटलमैन कैडेट उत्तराखंड के पास आउट हुए। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का नंबर इसमें है। तो आईएमए में पासिंग आउट परेड जो कि आज संपन्न हुई। तो देहरादून में आज जब यह कार्यक्रम चल रहा था उसी वक्त की तस्वीर है, जब लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर ने आज इसमें शिरकत की, इस पासिंग आउट परेड में। और अमरदीप सिंह भिंडर ने परेड की सलामी ली। तो कुल मिलाकर 288 नए जाबाज योद्धा मिले हैं, जिसमें 50 जो जेंटलमैन कैडेट हैं वो यूपी की से पास आउट हुए हैं और 33 जेंटलमैन कैडेट उत्तराखंड से पास आउट हुए। जो आज आईएमए में पासिंग आउट परेड जो कि संपन्न हुई, देश की सेना को 288 नए जाबाज योद्धा आज मिले हैं। तो आज जब कार्यक्रम वहां पर चल रहा था उसी दौरान की आज ये तस्वीरें भी हैं। तो दूसरे नंबर पर उत्तराखंड रहा, पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश रहा। पासिंग आउट परेड आज आईएमए में देहरादून में 288 नए जाबाज योद्धा आज देश की सेना को मिले हैं। सबसे ज़्यादा 50 जो कैडेट हैं वो यूपी से पास आउट हुए हैं, यूपी के, और 33 जो जेंटलमैन कैडेट हैं वो उत्तराखंड के पास आउट हुए हैं। और नगर पालिका परिषद गोपेश्वर में खाली अध्यक्ष पद के लिए आज प्रचार के अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की ओर से जहां प्रदेश के मंत्रियों ने, तो वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मंत्री और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी ने जगह जगह जनसंपर्क कर नुक्कड़ सभाएं की, अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे। अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी की ओर से प्रत्याशी पुष्पा पासवान, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नरेंद्र लाल भारती और निर्दलीय प्रत्याशी सोहन लाल चुनाव मैदान में हैं। तो नगर पालिका परिषद गोपेश्वर में 12,903 मतदाता नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। एक तो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो केंद्र सरकार का समय 8 वर्ष और 8 वर्ष पूरा होने पर पूरे देश के अंदर सम्मेलन, पत्रकार वार्ता, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। उसके तहत ये कार्यक्रम था, लेकिन साथ में गोपेश्वर का उपचुनाव भी होना, इसलिए दोनों जुड़ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8 वर्ष के अंदर जिस तरह सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण योजना के तहत काम किया, लोगों को राहत दिलाया, उसकी आम चर्चा नीचे तक जाए, ये हमारा सबको सम्मेलन के माध्यम से कहना है। 16,500 गाड़ियाँ चारधाम यात्रा पे हैं। 100 रोडवेज की गाड़ियाँ, 50 केमो की गाड़ियाँ, स्कूल की गाड़ियाँ। उसके बावजूद भी मात्र 1 महीने में 25 लाख लोग उत्तराखंड में चारधाम यात्रा करने आए हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निवेदन किया है कि लोग समय पर आएँ, कम आएँ, क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, कई अन्य दृष्टिकोण से व्यवस्थाएं करने में दिक्कत। पूरी नीतियाँ हैं, जिससे आज पूरा समाज प्रस्तुत है, परेशानी है, लाचार है। उससे हमारा मुकाबला है। हम चाहते हैं महंगाई खत्म हो, रोजगार लोगों को मिले, भ्रष्टाचार खत्म हो, और इस नगर पालिका में बीजेपी ये तो बताए किस आधार पर चुनाव। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान भारी संख्या में तीर्थ यात्रियों के आने से पर्यटन विभाग काफी खुश नजर आ रहा है। प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि इस बार तीर्थ यात्री रिकॉर्ड बनाएंगे और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराएंगे। चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक 18 लाख से अधिक तीर्थयात्री चारों धामों में पहुंचे हैं। अब चारधाम यात्रा के बाद आगामी शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर सतपाल महाराज ने कहा कि सभी तैयारियां करने के लिए हरिद्वार जिला प्रशासन को आदेश दिए गए हैं। आने वाले सभी कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर के पुष्प वर्षा की जाएगी। तो तैयारियां पूरी हैं। एक तरफ चारधाम यात्रा, दूसरी तरफ ये कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जल्दी ही कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर के
हमारा पर्यटन विभाग जो है काम करेगा और सभी निर्देश हमने जिलाधिकारी महोदय को दे दिए हैं। और जब ये कांवड़ यात्रा शुरू होगी तो हमारी सरकार पुष्प वर्षा करेगी और सभी कांवड़ियों का अभिनंदन करेगी। देवभूमि समाचार में इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।